वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। मशरक़ी वस्ती की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इंतहाई अहम दौरे पर चीन रवाना हो गए हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर बीजिंग रवाना हुए हैं, जहाँ दोनों रहनुमा पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक को इलाक़ाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल का मौका फराहम करेगा। पाकिस्तानी क़यादत की काविशों से इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक हुई, जिसमें इलाक़ाई कशीदगी कम करने के लिए जारी कोशिशों का जायज़ा लिया गया। मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, जबकि अगला दौर जल्द शुरू किया जाएगा, जिसमें दी गई तजावीज़ पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में एक दूसरे को आगाह। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार दौरे चीन इंतहाई अहमियत का हामिल है और पाकिस्तान और चीन ईरान समेत इलाक़ाई उमूर पर यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक 3 चीनी जहाज़ आबने हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरे, जिस पर ईरान के हुक्काम के ताउन का शुक्रिया अदा किया गया। बयान में जंग के दौरान तारीख़ी मकामात को पहुँचने वाले नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार करते हुए अमरीका और इसराइल से फौरी जंगबंदी और फौजी कार्रवाइयाँ रोकने पर मुतालबा किया गया। चीन ने पानी के प्लांट्स और जौहरी रिएक्टर्स पर हमलों की मजम्मत करते हुए वाज़े किया कि जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना नाकाबिल कबूल है। चीन ने तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील की है और कहा है कि वो ख़ित्ते में अमन की बहाली के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और चीन जंग के ख़ात्मे और अमन के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इससे कबल चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माओ नंग ने ईरान में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी सराहते हुए उनकी भरपूर हिमायत का इजहार किया था और कहा था कि चीन पाकिस्तान समेत तमाम मुतालिका फ़रीक़ैन के साथ राबते और हम आहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने का ख्वाहां है, ताकि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और आला सतह इजलास की सदारत की। इजलास में चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर ने वज़ीर दाखिला को इदारे की कारकर्दगी, जारी और आइंदा मनसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने नादरा की कारकर्दगी और अवामी खिदमात को सराहा और गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला में नादरा को कानूनी नाफिज करने वाले इदारे के लिए मुकम्मल मुआवनत फराहम करने की हिदायत की। उन्होंने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने वालों की फौरी शनाख्त और नेशनल डेटाबेस से निकालने की भी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि गुज़श्ता 2 बरस में नादरा की खिदमात में नुमायाँ बेहतरी आई है और अवामी सहूलत के लिए मज़ीद जदीद खिदमात मुतारिफ कराई जाएँ। उन्होंने बड़े शहरों में नादरा के स्टेट ऑफ दी आर्ट दफातर किराए की बजाय अपनी जगह पर तामीर करने का भी हुक्म दिया और इस सिलसिले में मास्टर प्लान तलब किया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि नादरा ने शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुत्तादिद इक़दाम किए हैं, जैसे बायोमेट्रिक शनाख्त के निज़ाम के मौसर नफाज के लिए दीगर मुताल्लिक़ा इदारों के ताउन की ज़रूरत, लाखों फौजशुदा अफराद के शनाख्ती कार्ड मनसूख करना और शनाख्ती कार्ड से मुतालिक मसाइल के हल के लिए 30 दिन की मुद्दत मुकर्रर करना। PTA के ताउन से फौजशुदा अफराद के नाम पर जारी मोबाइल सिम्स को भी ब्लॉक किया जाएगा। इस मौके पर DGFI डॉक्टर उस्मान अनवर और नादरा के आला हुकाम भी मौजूद थे। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने वकला बरादरी से खिताब करते हुए कहा कि वो अपनी तनख्वाह नहीं लेते, जबकि उनके अहले खाना अपने ज़राए से आमदन हासिल करते हैं। उन्होंने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के वकालत से मुताल्लिक ताल्लुक़ का जिक्र करते हुए वकला के वक़ार और एहतराम पर जोर दिया। निहाल हाशमी ने कहा कि वकला बरादरी को नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमत के सामने अपनी नुमाइंदगी करनी होगी। उन्होंने कहा कि वो 40 बरस से उन्हीं कॉरिडोर में आते रहे हैं और आइंदा भी हाई कोर्ट आते रहेंगे। वकला के दरमियान एहतराम का रिश्ता होता है और वो वफाकी और सिंध हुकूमत के सामने वकला बरादरी की नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात पर बात करते हुए दहशतगर्दी, अमन व अमान की सूरत हाल और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ मुश्तरका किरदार की ज़रूरत पर रोशनी डाली। गवर्नर सिंध ने वकला को अपनी पेशावराना इज़्ज़त बरकरार रखने, अदालतों से गैर ज़रूरी रिलीफ तलब ना करने और आईन व कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की हिदायत की। उन्होंने पुरअमन और खुशहाल मुआशरा तश्कील देने पर जोर दिया और गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले रखने का ऐलान किया।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में तरक्याती एजेंडे पर अहम फैसले कर लिए गए। मुतअद्दिद मनसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। काबीना ने मलीर तक कक्कर पाठक रोड की मरम्मत और बहाली के लिए 2.55 अरब रुपए, जबकि सैलाब से मुतासर सड़कों और पुलों की बहाली के लिए 888 मिलियन रुपए की मंजूरी दी। मुख्तलिफ सड़कों की तोसी और मरम्मत के लिए भी 1 अरब 96 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मंजूर किए गए। तालीम के शोबे में सेंट पैट्रिक स्कूल कराची में जदीद स्टेडियम के लिए 10 करोड़ और थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेज़ 2 के लिए 6.63 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है, जबकि तलबा की फीस वापसी के लिए 3.4 अरब रुपए की उसूली मंजूरी भी दे दी गई। काबीना ने SDGs के तहत 98 स्कीम्स के लिए 4.33 अरब रुपए मुख्तस किए और औरत फाउंडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए ग्रांट मंजूरी की है। सक्खर और रोहड़ी में तरक्याती मंसूबों, RO प्लांट्स और स्ट्रीट लाइट्स की मंजूरी देते हुए 25% फंड्स फौरी जारी करने का फैसला किया गया। इजलास में आबपाशी, निकासी के आब और छोटे डैम्स पर 3 बड़े मुतालियात की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला ने तमाम मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाने और नेशनल हाईवे मेडिकल कॉम्प्लेक्स जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। शर्जील मेमन ने बताया कि इजलास में किफ़ायत शयारी मुहिम, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों और सरकारी गाड़ियों के कम से कम इस्तेमाल पर तफसीली गौर किया गया, जिस पर काबीना अरकान ने इत्तफाक किया। उन्होंने कहा कि मशरक़ वस्ता की कशीदगी के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं और इसी वजह से ईंधन की कीमतों में इजाफा एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। आलमी मार्केट में डीजल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है, इसलिए इस वक्त ईंधन बचाना निहायत ज़रूरी है। हुकूमत की कोशिश है कि 1.5 साल में मुतालिका सर्वे मुकम्मल कर लिया जाए। शर्जील मेमन के मुताबिक कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन के बाद अमन व अमान की सूरत हाल में नुमायां बेहतरी आई है, जबकि सिंध काबीना ने सक्खर और रोहड़ी में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों की मंजूरी भी दी है। सीनियर सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि कराची में एक स्टेट ऑफ दी आर्ट म्यूजियम तामीर किया जा रहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा और शहरियों के लिए एक अहम सकाफती मरकज साबित होगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाकों में कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके नतीजे में जराइम की शरह में नुमायाँ कमी आई है। कश्मोर, घोटकी, शिकारपुर और दीगर अजला में इंतहाई मतलूब डाकुओं ने सरेंडर किया है, जबकि मजमूई तौर पर 393 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक ऑपरेशन निजात मेहरान के बायस कच्चे के इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। उन्होंने बताया कि घोटकी, सक्खर, शिकारपुर और जैकबाबाद में ऑपरेशन कामयाबी से जारी हैं और अब ऑपरेशन के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानून के मुताबिक अदालतों में पेश किया जाएगा। माजी में सक्खर के बहावलपुर तक का सफ़र इंतहाई मुश्किल था, ताहम अब इसे महफूज बना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत जारी है, जिसमें बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी को सजा हो चुकी है। केस की समाअत जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आसिफ पर मुश्तमिल बेंच कर रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बानी PTI के वकील जियाउल्लाह खान हमारे नुमाइंदे निगार नियाजी के साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी निगार नियाजी, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज बानी तहरीक इंसाफ के 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में हुई है, जिसकी जो है समाअत जस्टिस आसिफ और जस्टिस सरफराज जोगर ने की है। मेरे साथ ILF के सीनियर मेंबर जनाब जियाउल्लाह खान साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर, ये बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं जो आज हुई हैं, जरा बताइएगा। देखिए, अलकादिर केस बेसिकली ये अलकादिर ट्रस्ट का मैटर है। ये सजा इमरान खान को उस लिए दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि उन्होंने सीरत नबी पढ़ाने का और रहमतुल आलमीन अथॉरिटी कायम करने का फैसला किया था। एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, एक ट्रस्ट कायम किया था। उसकी सजा इमरान खान को आज पिछले 3 सालों से दी जा रही है। तकरीबन 3 साल मुकम्मल होने को है। अलकादिर केस वो केस है जिसमें 190 मिलियन पाउंड का हवाला दिया जाता है। वो आज भी हुकूमत वक्त ने अपने अकाउंट में विड्रा करा के दानिश यूनिवर्सिटी के नाम से कोई यूनिवर्सिटी बनाने का एक भोंडा
बहाना रचाया है वो भी बनेगी नहीं, अपनी जेबों में इन्होंने डाल लिए होंगे। 2 साल वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ रहे हैं, जिसके हवाले से पहले भी फैसला हो चुका है। इस केस में इमरान खान जो पहले ट्रायल शुरू था जब उसमें जमानत पे थे, आज जब ट्रायल कंक्लूड हो गया, उनको 10 साल की सजा दे दी गई, बुशरा बीबी को मुआवनत पे 7 साल की सजा दे दी गई। उस केस को हम जनवरी 2025 से लेके आज 31 मार्च 2026 आ गया है, इन्हीं अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। बेसिकली जब अपील फाइल होती है हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने उस पे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को डिसाइड करना होता है। आपने 1 साल से ज्यादा अरसा लगा दिया, अभी तक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस डिसाइड नहीं कर सके। आप अपीलों की बात करते हैं। आज तमाम बैठे हुए वकला को मुझ समेत हंसी भी आई, हैरानगी भी हुई कि आप एक सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस यानी जमानत की दरखास्त खारिज किए बगैर अपील की तरफ कैसे चले गए हैं। जी इस वक्त आपने बाकायदा तौर पर तफसीलात सुनी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से हमारे साथ जौहर खान साहब मौजूद थे। जी आगे बढ़ते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदा ना होने और 48 घंटों में आबनय हुर्मुज़ ना खोलने पर ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और डीसैलिनेशन प्लांट्स पर हमलों की धमकी देती है। समाजी राबते की वेबसाइट पर पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि अमरीका ईरान में अपनी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे के लिए एक नई और ज़्यादा माकूल हुकूमत के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहा है, जिसमें बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। ट्रंप ने लिखा कि गालिब इम्कान है कि ईरान अमेरिका का मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन अगर किसी भी वजह से जल्द मुआहिदा ना हो सका और आबनय हुर्मुज़ को फौरी तौर पर कारोबार के लिए ना खोला गया, तो हम ईरान में अपने क़याम का इख्तिताम, उनके तमाम बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स, तेल के कुओं और खारज जजीरे और मुमकिना तौर पर तमाम डीसैलिनेशन प्लांट्स को उड़ा कर और मुकम्मल तौर पर तबाह करके करेंगे, जिन्हें हमने जानबूझकर अब तक नहीं छेड़ा। अमरीकी सदर ने मजीद लिखा कि ये कार्रवाई हमारे उन मुतादिद फ़ौजियों और दीगर अफराद के बदले में होगी जिन्हें ईरान ने साबिका हुकूमत के दौरे दहशत में 47 साल कत्ल किया और हलाक किया। अरब मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि वो किस बिजली घर को तबाह करेंगे। ताहम अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग ने तेल की कीमत $200 फ़ी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। ब्लूमबर्ग ने ईरान से अमरीका इसराइल की जंग तवील होने की सूरत में आलमी मईशत को बड़ा धचका लगने का इंतबाह भी कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबनय हुर्मुज़ की बंदिश से आलमी तेल सप्लाई में यौमिया तकरीबन 11 मिलियन बैरल की कमी रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में डीजल की किल्लत के खतरात बढ़ गए हैं। आलमी महंगाई में इजाफा और मईशतों पर दबाव तेज़ हो रहा है। कई ममालिक ने ईंधन बचाने के इक़दामात और राशनिंग शुरू कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब और UAE मुतबादिल रास्तों से सप्लाई बढ़ाने के लिए कोशां हैं। बहरान से निमटने के लिए आलमी ज़खायर भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये हल मुस्तकिल और पायदार हल नहीं है। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक LNG सप्लाई मुतासर, गैस बहरान के खदशात भी बढ़ गए। कई ममालिक ने ईंधन बचाने के इक़दामात और राशनिंग शुरू कर दी। तवील जंग की सूरत में आलमी मईशत को बड़ा धचका लगने का भी खदशा है, जबकि तलब कम करने के लिए कीमतों में मजीद इजाफा नागुज़ीर है। पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम मजीद महंगी होने का खदशा है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% GST लगाने का मुतालबा कर दिया। IMF ने हुकूमत को नए मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। अगले माली साल टैक्स हदफ में 1600 अरब रुपए से ज़ायद इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। पेट्रोल समेत ईंधन पर 18% GST लगाने का मुतालबा। इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत पर GST की शरह 0 है। IMF ने सोलर सार्फिन पर भी 18% टैक्स आयद करने पर जोर दिया और नए घरों पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालबा किया है। और अब आपको बताएं कि बैरून मुल्क मुकीम मारूफ ईरानी दानिश्वर वलीद नसर ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के साथ किसी भी डील की सूरत में पाकिस्तान से ज़मानत तलब की है। उन्होंने समाजी राबते की साइट एक्स पर जारी करदा एक पोस्ट में लिखा कि मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार इसी वजह से बीजिंग जा रहे हैं ताकि किसी इम्कानी डील की सूरत में चीन की ज़मानत हासिल की जा सके। वलीद नसर ने कहा कि इसहाक डार चीन जाने से पहले डील की गारंटी के इस ख्याल पर अमेरिका और चीन दोनों से बात कर चुका है। ईरानी दानिश्वर वलीद नसर ने यह भी कहा कि चीन इस वक्त जंग बंदी की सिफारती कोशिशों में फ्रंट लाइन पर आ गया है। उधर अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए फ़ाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है और अमन ही वाहिद रास्ता है।
انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے دوران پاکستان کی ثالثی کی پیشکش کو وسیع تر علاقائی مفاد میں قرار دیا اور دونوں فریقین کو پاکستان پر اعتماد قابل قدر قرار دیا ہے۔ سفیر نے واضح کیا کہ پاکستان نتیجہ خیز مذاکرات کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کو تیار ہے، تاہم حتمی فیصلے متعلقہ فریقین ذمہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی سفارتی تاریخ امن کے فروغ سے جڑی ہوئی ہے اور حالیہ پیشکش بھی خلوص نیت پر مبنی ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان سرحد پار دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے اور افغان دہشت گرد ٹھکانوں پر کارروائی نہ ہونے پر پاکستان کو خود اقدام کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی میں بعض عناصر کو بیرونی سرپرستی حاصل ہے اور بھارتی حمایت کی شواہد بھی سامنے آئے ہیں، جبکہ رضوان سعید شیخ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور مؤثر سفارتکاری کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ دیگر خبروں کو بلیٹن میں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رینجرز کی خفیہ معلومات پر کارروائی۔ شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث کاکا گینگ کے 3 ملزمان جہانزیب ولد جاوید، لونگ ولد کھمبو اور محمد منیر عرف ہنی ولد فیاض احمد کو لوٹ مار کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 1 عدد 30 بور پستول، بمہ ایمونیشن بغیر لائسنس، 2 عدد موٹر سائیکلز، 3 عدد موبائل فونز اور نقدی برآمد کر لی گئی ہے۔ ملزمان کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ شاہ لطیف ٹاؤن نزد درخشاں میرج لان سے ایک شہری سے لوٹ مار کر رہے تھے۔ ملزمان شاہ لطیف ٹاؤن، منزل پمپ، اسپتال چورنگی اور یونس چورنگی سمیت مختلف علاقوں میں اسلحے کے زور پر وارداتیں کرنے کا اعتراف کر چکے ہیں۔ ملزم منیر نے انکشاف کیا کہ وہ تنخواہ کے دنوں میں فیکٹری ملازمین کو لوٹتے تھے اور جرائم پیشہ افراد کو موٹر سائیکل کرائے پر فراہم کرتے تھے۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں، جبکہ ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا۔ کراچی والے ہو جائیں ہوشیار، شہر قائد مردہ جانوروں کا گوشت بریانی شاپس اور ہوٹلز پر شہریوں کو کھلایا جا رہا ہے۔ گڈاب سٹی پولیس نے سپلائر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ہائی وے اور اس کے اطراف میں گوشت سپلائی کر رہا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر کامران منہاس سے۔ کامران، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، کراچی کے شہریوں کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے، سنسنی خیز جو ہے انکشاف ہوا ہے۔ ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے گڈاب سٹی پولیس نے۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ملیر پولیس کا بتانا ہے کہ ملزم کاشف کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس سے کے قبضے سے جو ہے بھاری مقدار میں مردہ جانوروں کا جو ہے گوشت برآمد کیا ہے۔ ملزم کا جو ویڈیو بیان ہے وہ بھی این ٹی این نیوز کو موصول ہو گیا ہے، جس میں ملزم کا بتانا ہے کہ وہ مردہ جانور جو ہے ان کا جو ایک سرگنا ہے اس کے ذریعے جو ہے مختلف جو دودھ کے باڑے ہیں جہاں پر جانور مر جاتے ہیں وہاں سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کا گوشت بنا کے 500 روپے کے کلو کے حساب سے جو کراچی میں ان گنت بریانی شاپ ہیں، خاص طر ہائی وے اور ہائی وے کے اطراف کے علاقوں میں وہاں پر جو ہے فروخت کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہوٹلز بنے ہوئے ہیں ہزاروں ہائی وے پہ جو حیدرآباد کی جانب راستہ جاتا ہے وہاں پر جو ہے فروخت کیا جاتا ہے۔ اس انکشاف کے بعد یقینی طور پر فوڈ ڈپارٹمنٹ پہ بھی بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں کہ کوئی جو ہے چیک ان بیلنس موجود نہیں ہے۔ مردہ جانوروں کا گوشت جو ہے کراچی شہریوں کو حرام گوشت ہے یہ، اور یہ کھلایا جا رہا ہے اور اس کی روک تھام کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس میں ملزم کے جو ہے مزید ساتھی بھی موجود ہیں، ان کی گرفتاری کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور ملزم سے مزید بھی جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے اور ممکنہ طور پر جو ہے ملزم کے دیگر ساتھیوں کی بھی جو ہے گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے۔ تو ایک یہ طویل عرصے سے پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ مردہ جانوروں کا گوشت جو ہے ان ہوٹلز پہ جو ہائی وے کے اطراف میں اور ہائی وے پہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو بریانی شاپس ہیں وہاں پر دیا جا رہا تھا، اور کراچی کے شہری جو ہے اس گوشت کو حلال سمجھ کے یہ بریانی بھی کھاتے تھے اور اس کے علاوہ ان ہوٹلز پہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ تو یقینی طور پر کراچی کے شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور سخت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کے مطابق مردہ جانوروں کا جو گوشت ہوتا ہے وہ مضر صحت بھی ہوتا ہے اور بہت ساری جو ہے بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لے سکتی ہیں۔ اور دوسری جانب حرام گوشت کی جو ہے پاکستان میں کراچی میں الاؤ نہیں ہے اور اس طرح اس کو فروخت کرنا بہت سارے جو ہے سوالیہ نشان اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ پولیس کس قدر اس پہ کارروائی کرتی ہے اور جو دیگر متعلقہ محکمے وہ اس پہ کیا ایکشن کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران اپڈیٹ کرنے کے لیے۔